बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रोग्राम फोकस में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट का आगाज भी ग्रीन जोन से हुआ और अख्ताम भी हमने देखा ग्रीन जोन से। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के सेंटिमेंट्स आज भी हाई थे, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत देखी गई। 48,400 पॉइंट्स की नफसाती हद पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 334 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इंट्राडे की अगर बात करूं तो हाई लेवल 100 इंडेक्स का था 48,500 और लो लेवल 100 इंडेक्स का 48,200 रहा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कितने शेयर्स का लेन देन हुआ तो 395 मिलियन का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक और पीआरएल के शेयर्स में हमने खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा। इसके अलावा बैंकिंग और सीमेंट स्टॉक्स में भी दिलचस्पी देखी गई। जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मची हुई है और यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की स्टॉक मार्केट इस वक्त रेड जोन में दाखिल है, जिसकी बुनियादी वजह पैलेस्टाइन और इसराइल की वॉर है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस वक्त मार्केट मुसलसल 7वें सेशन में ग्रीन जोन के साथ ट्रेड हो रही है। 2200 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा जा रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है वो बेहतर है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में करेक्शन हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में बात करेंगे करेंसी मार्केट की। तो इंटर बैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कीमत मुसलसल कमजोर हो रही है। आज भी इंटर बैंक और रुपए मार्केट में डॉलर एक रुपये सस्ता हुआ। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 280 रुपये 65 पैसे से कम होकर 279 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड हुआ। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये से कम होकर 279 रुपये का हो गया। बड़ी अच्छी बात है कि लिक्विडिटी क्रंच हमारा बेहतर हो रहा है। डॉलर हमारे मुल्क में नहीं थे, लेकिन अब एक्सचेंज कंपनीज डॉलर प्रोवाइड कर रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 माह में एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को 1 अरब डॉलर फराहम किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर की फरामानी हुई है मार्केट में, लोकल मार्केट में। लेकिन इस वक्त भी हमने अपने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं। हमने अपने इन्फ्लोज को बेहतर करना है। हमारे पास रिजर्व्स की किल्लत है, रिजर्व्स को बेहतर करना है ताकि इंपोर्ट बिल की अदायगियों पर दबाव ना हो। लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर 250 रुपये तक आ सकता है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बड़ी अहम खबर है ये कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक ख़त लिखा है निगरां वफाकी वजीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा को, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि टैक्स सेक्टर में अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग से सालाना 7.5 अरब डॉलर की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। वफाकी हुकूमत, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक को इस खत में शामिल किया गया है और इसमें बताया गया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो की जा रही है मुख्तलिफ ममालिक से, उनमें अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है और ओवर इन्वॉइसिंग हो रही है। यानी 1% अगर टैक्स चोरी होता है तो पाकिस्तानी ख़जाने को, मुल्की ख़जाने को तकरीबन 1.5 अरब डॉलर खसारे का सामना होता है मौजूदा कीमत जो डॉलर की उस हिसाब से। तो ये बड़ी खबर है। और हमने चाइना के साथ ट्रेड की, उसमें हमने देखा कि अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग हुई है। और इस हवाले से एक आलमी इदारा है और उस आलमी इदारे ने भी रिपोर्ट शाया की है कि अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग के मामले के ऊपर नज़रसानी की जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दूसरा ख़त लिखा है। अमेरिका से पाकिस्तान सालाना इंपोर्ट करता है, उस पर भी हमने देखा कि ओवर इन्वॉइसिंग हुई है। फिर चीन के मामले में भी अंडर इन्वॉइसिंग हुई है। इसके अलावा यूके, स्पेन, इटली और दीगर ममालिक हैं यूरोप के, उसमें भी ये बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। तो ये बड़ी अचंभे की बात है और इस पर आज प्रोग्राम में बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि SIUT ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फलाही इदारा है। उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया और कहा है कि कराची में कायम रीजेंट प्लाजा को वो ख़रीदने की दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है और SIUT ट्रस्ट ने इस हवाले से पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड से रब्ता किया है, ऑफ़र दे दी है। ऑफ़र लेटर पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड को मौसूल हो गया। इस हवाले से इजलास भी बुला दिया इन लोगों ने और रीजेंट प्लाजा को 14.5 अरब रुपए में ख़रीदा जाएगा। इस हवाले से कानूनी मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया है। SIUT एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और इसी हवाले से उन्होंने कानूनी मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोनों फरीक़ैन बहुत जल्द इस हवाले से फैसला कर लेंगे और दोनों फरीक़ैन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया है। इसके अलावा IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने आउटलुक जारी कर दिया है पाकिस्तान की मईशत का। IMF ने आउटलुक जारी किया, इसमें कुछ हमने देखा कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। यानी पाकिस्तान की GDP 2.5% तक रह सकती है रवा माली साल के अख्तिताम तक, जबकि वर्ल्ड बैंक के आउटलुक पे पाकिस्तान की GDP 1.7 रहने का इम्कान है। IMF ने 2.5 का कहा है GDP का, वर्ल्ड बैंक ने 1.7 का है। साउथ एशिया इंडेक्स में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी GDP का टारगेट है 3.5%, जो कि हम हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी मुल्क की GDP
अगर 7% से कम होती है तो मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा होता है, करप्शन की शरह में इजाफा होता है, महंगाई में बतदरीज इजाफा होता है। लेकिन इस IMF के आउटलुक से कुछ हमने देखा कि पॉजिटिव वाइब्स आई हैं और गुज़िश्ता माली साल में महंगाई की शरह 29% थी और इस आउटलुक में कहा गया है कि महंगाई थोड़ी सी कम होगी और GDP ग्रोथ का जो तखमीना जो IMF ने लगाया है वो भी कम है। जाहिर सी बात हमने अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह है वो 8.5% है। IMF ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है आउटलुक की, उसमें कहा है कि 8.5% से बेरोज़गारी कम होकर 8% तक रह सकती है, जबकि करंट अकाउंट खसारा भी GDP के तनासब से 1.8% तक रहने का इम्कान है। इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का लेटर और आउटलुक रिपोर्ट्स के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अफरोज अली मर्चेंट, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, और इन्हीं के साथ हैं ज़ीशान मर्चेंट, साबिक सदर हैं कराची इनकम टैक्स बार के। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आऊँगा अफरोज मर्चेंट, आपकी जानिब पाकिस्तान के लिए आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है IMF की जानिब से और वर्ल्ड बैंक की जानिब से। आउटलुक रिपोर्ट में अलग अलग फिगर्स हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है 1.7% हमारी GDP रह सकती है, जबकि IMF ने कहा है कि 2.5% हमारी GDP रह सकती है। लेकिन हमने तो अपना GDP का टारगेट मिस कर दिया है 3.5%। इसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं, देखें, GDP ग्रोथ तो जाहिर है कि ये मुश्किल साल है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो वो पिछले साल फ्लड्स भी आ गए थे, तो GDP ग्रोथ मैं समझता हूँ 2% के आसपास रहेगी जी, विच इज फाइन। इस साल के लिए 2% भी हो जाए, क्योंकि आपकी पॉलिसी रेट भी ज्यादा है, तो जाहिर है कि 25% पे तो लोग लोन नहीं लेते हैं और इंडस्ट्री में एक्सपेंशन नहीं करते हैं। तो ये साल जब तक पॉलिसी रेट आई एम एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह जनवरी से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फिर जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये GDP ग्रोथ तकरीबन 2% रहेगा जून तक। पैलेस्टाइन और इसराइल का तनाज़ा सर उठा चुका है। इसके मनफी असरात क्या हमारी मुल्की मईशत पर पड़ेंगे, और अगर पड़ते हैं तो फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे? सॉरी, किस चीज के? अगर पैलेस्टाइन और इसराइल का तनाज़ा जो खड़ा हुआ है, इसके जी, क्या जी, जी। असरात हमारी मुल्की मईशत पर पड़ेंगे, और अगर मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं तो हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, पैलेस्टाइन और इसराइल का हमारे कोई इससे डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना कोई हमारी स्टॉक मार्केट में पैलेस्टाइन की कोई कंपनी लिस्टेड है, ना इसराइल की कंपनी कोई लिस्टेड है। हमारा कोई डायरेक्ट तो लिंक नहीं है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है जी, ये कुछ 4% बढ़ गए जी। ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन हमारा कोई इसराइल पैलेस्टाइन से पाकिस्तान इकोनॉमी का कोई दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बताइए अफरोज साहब के IMF ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट पर नज़रसानी की जाए। अब अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, बिजली और गैस महंगी होती है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो लामहला स्टेट बैंक को मदाखलत करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। तो ऐसी पोजीशन पे तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारा इन्फ्लेशन देखें, मई में 38% था और सितंबर में हमारा इन्फ्लेशन 31% है। जी, 7% गिर गया है। जब इन्फ्लेशन गिरता है तो IMF कभी भी किसी भी मुल्क को ये नहीं कहता इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, बल्कि वो इंटरेस्ट रेट के कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अभी सिर्फ गैस प्राइसेस की वजह से कुछ इन्फ्लेशन एक आध महीना और ऊपर रहेगा। इन्फ्लेशन इनफैक्ट नीचे आना शुरू हो गया है, 7% ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और तो मैं समझता हूँ ये 38% जो था मई में 31% पे आ गया है, ये दिसंबर तक 25% पे आ जाएगा। लेकिन तो अगर जनवरी से तो इंटरनेशनल हमारे मार्केट interest rate में नीचे आना शुरू इंटरनेशनल होगा। मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका नेगेटिव जी। इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। तो हम ज़्यादा तवक्को तो नहीं लगा सकते कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी होगी, और फिर जाहिर सी नहीं, बात है देखिए, सरकारी क्योंकि अदाद-ओ-शुमार और ग्राउंड रियलिटी ऑयल के क्राइसिस अदाद-ओ-शुमार में तो की फ़र्क है जो बड़ा। इम्पैक्ट आना था वो तो 4-5% ही आया ना। जी, ऑयल क्राइसिस की वजह से इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि यूएस से ऑयल काफी प्रोड्यूस कर रहा है, शेल ऑयल से काफी प्रोडक्शन हो रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमी भी वो इतना ग्रो नहीं कर रही है। तो ऑयल का आई डाउट कि ऑयल प्राइसेस जो है जी। वो जितना ये कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ना था वो बढ़ गए। बाकी आज
तो आप देखें तो वो स्टेबल है इस वक्त जो है ऑयल प्राइसेस। जी बल्कि जिशान $100 के करीब अरब लाइट था जो हम इंपोर्ट करते हैं, जी वो इस वक्त जो है वो $95 से नीचे है, तो 5% ओवरऑल तो गिरा हुआ है। जीशान जी मर्चेंट, अब मैं आपकी जानिब आऊंगा। देखें, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो खत लिखा है इसमें बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। आईटीसी भी मुतारिक हो गया है, स्टेट बैंक, चेयरमैन एफबीआर, इन सब की मतलब कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान तो उठ गया है ना कि अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, ओवर इन्वॉइसिंग हो रही है, सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, टैक्स चोरी हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं जीशान साहब? जी देखिए, अगर आप ये डेटा देखें तो ये इसमें कोई मुझे हैरानगी नहीं है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये तो कई अरसे से ऐसा ही होता चला आ रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो अपनी इंपोर्ट करता है चाइना से और जो चाइना अपनी एक्सपोर्ट दिखाता है, उसमें वाज़ेह फर्क है। और ये चीज ना सिर्फ एफबीआर के नॉलेज में है, बल्कि जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी नॉलेज में रही है, लेकिन हम इस पे पिछले कई सालों से कोई खातिर खा एक्शन नहीं ले सके। लेकिन चूंकि अब इसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो है वो भी रेज किया है, और इस वक्त ये एक बड़ा जोर दिया जा रहा है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो कैसे बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान का कैसे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पे अब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ गौर करेगी बल्कि एक्शन भी लेगी, और ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम अपनी एक्सपोर्ट की फिगर या अपनी इंपोर्ट की फिगर कुछ दिखा रहे हैं और दूसरा मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फिगर कुछ और दिखा रहा है। इसमें अगर आप जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के लेटर को देखते हैं, तो जो उन्होंने निशानदेही की है, इसमें सबसे स्टार्टलिंग फैक्ट जो है वो चाइना के साथ पाकिस्तान का ट्रेड है। जी बाकी सारे ट्रेड में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो चाइना के साथ अगर आपका ट्रेड देखें, चाहे वो इंपोर्ट का डेटा हो चाहे वो एक्सपोर्ट का डेटा हो, अगर सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त और कुछ ना करे, सिर्फ इस कंट्री के साथ ट्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को सिर्फ चेक कर ले, तो उसी से पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू का जो एक इम्पैक्ट है वो वाजे नजर आने लगेगा, और चीजें कुछ पाकिस्तान की सिमत में बेहतर नजर आएंगी। जिशान साहब, सालाना 7.5 अरब डॉलर की बेजाब्तगियाँ हो गई ओवर इन्वॉइसिंग और अंडर इन्वॉइसिंग से। क्या ये सारी बातें आईएमएफ तक नहीं पहुंची होंगी? हमारी डील हो रही है, उनका वफ्द आएगा तो ये तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा हमारी डील पर। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी तौर पे सारी दुनिया को पता है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड होते हैं वो अपनी फिगर्स को ठीक नहीं दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उनका कहीं ना कहीं टैक्स का इम्पैक्ट आता है। हमारा मसला ये है कि चूंकि हमारा इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा है, तो इस वजह से अंडर इनवॉइसिंग होती है। लेकिन जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक का जो टैक्स जीडीपी लेवल है वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को तो तकरीबन नियर टू 9% है ना, हमारा तो 12% से डिक्रीज होकर 9% के करीब आया है और होना चाहिए 15+। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी होती है और उसका टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 15% से ज्यादा हो, तो वो एक एक्सेप्टेबल लेवल है। लेकिन पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली बतदरीज पिछले कुछ सालों में पहले 10% प्लस था, फिर वो होते होते 10 पे आया, और अब 10 से 9 हुआ, और अब शायद 9 से भी इस साल कुछ कम हो जाएगा। तो ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। पाकिस्तान को आप देखें, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। पाकिस्तान का जो बजट है इस साल का, उसकी मेन फाइनेंसिंग जो है वो बजट के टैक्स के रेवेन्यू से है, और वो टैक्स का रेवेन्यू इस साल का जो है 9,400 अरब का पाकिस्तान का जो है तखमीना है। लेकिन चूंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो कोई बेहतर नहीं चल रही है और हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव नहीं कर पा रही, तो इस वक्त जो है ये टैक्स का टारगेट अचीव करना मुश्किल है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि ये दूसरे मेजर्स लिए जा रहे हैं, और अब उन चीजों पे भी गौर किया जा रहा है कि जिसको पहले गौर नहीं किया, जिसकी नुमाइंदगी और जिसकी निशानदेही पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी अपने खत में की है कि एक वाजे चंक है जो ओवर इनवॉइसिंग और अंडर इनवॉइसिंग में जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है। अच्छा अफरोज साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। मिनी बिल लाने की बातें हो रही हैं, ये बातें जेरे गर्दिश हैं। अगर मिनी बिल आ जाता है, टैक्सेस मजीद एड ऑन हो जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पर, तो कहाँ क्या समझते हैं किस तरीके से हम लोग सर्वाइव करेंगे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, कोई मिनी बजट का कोई जिक्र नहीं हुआ है किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट ने, कैटेगरी गवर्नमेंट ने, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने, किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई मिनी बजट का जिक्र किया है। तो आई डाउट कि मिनी बजट को देखें, जो चीजें बेहतर इस तरह से हो रही है कि हमारे
आप मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसी एक महीने के अंदर डॉलर 50 रुपया गिरा हो कब मार्केट में, और इंटरबैंक में 35 रुपया गिरा हो जी। एक महीने के अंदर 15% गिरा। तो ये तो होर्डिंग हो रही थी डॉलर्स की, जिसकी वजह से ये डॉलर अगर वैसे आप और हर कोई डॉलर परचेज करना शुरू कर दें और बाकी चीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो डॉलर तो 1000 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर हो जाएगा। तो उसमें मुल्क का क्या नुकसान है, मुल्क का क्या फॉल्ट है? मुल्क का फॉल्ट तो कोई भी नहीं है। मगर अफरोज साहब एक अंदाजे के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अशराफिया के पास अप्रोक्सीमेटली $30 बिलियन स्टॉक है। अभी तो हमने $1 अरब इंटरबैंक मार्केट को दिया है। तो आप नहीं समझते कि हमें और ज्यादा सख्त इकदाम उठाने चाहिए ताकि अपना लिक्विडिटी क्रंच को हम खत्म कर सकें? देखिए, मैं ये कहता हूं कि भाई क्यों गवर्नमेंट डंडा करें जब भी आप ये काम करें, कि मतलब आपको गवर्नमेंट के डंडे से डर है, खुदा से डर नहीं है? मेरा ये सवाल है। इंसान को, मुसलमान को खुदा से भी तो डरना चाहिए ना। बिल्कुल। गवर्नमेंट से क्यों डरते हैं? बिल्कुल। आपको होर्डिंग करने की क्या जरूरत है? मैंने जिंदगी में 64 साल की उम्र में कभी मैंने डॉलर नहीं खरीदा, एक्सेप्ट कि मैं ओवरसीज ट्रैवल करूं या जब मेरी बेटी बाहर पढ़ रही थी। भाई अगर हमें अभी तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना कि हम डॉलर खरीद के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मुल्क में क्यों रह रहे हैं हम? उस मुल्क में जिससे आपको मोहब्बत नहीं है, आप उस मुल्क को अगर रहते हैं तो उस मुल्क के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप किसी और मुल्क में चले जाएं, सिर्फ गवर्नमेंट डंडा करें या आर्मी के चीफ डंडा करें फिर ही आप सुधरें, तो ये तो कोई बात नहीं होती है ना। अच्छा, आखिर में ये बता दें अफरोज साहब, जंगी बुनियादों पर कौन सी इस्लाहात करनी चाहिए हमें जिससे हमारी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सके मजीद? देखिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली तीनों पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने नहीं किए पिछले 15 साल में। अब मिसाल में दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसकी नेशनल एयरलाइन 100 अरब रुपया लॉस करती हो। 100 अरब में हर साल आप 3-4 आखान हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो ये आपको प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये कोई कुरान शरीफ में नहीं लिखा है कि पीआईए को कयामत तक आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। कहीं लिखा है तो ठीक है, बिल्कुल होने जा रही है। प्राइवेटाइज करना चाहिए। 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपया हम गटर में डाल रहे हैं। इससे हम तमाम गरीब बच्चों को हम तालीम दे सकते हैं। पाकिस्तान के जितने बच्चे हैं हर बच्चा स्कूल जा सकता है। अगर ये गवर्नमेंट के इदारे जो लॉस कर रहे हैं 2000 से ज्यादा अरब से ऊपर हम टैक्स पेयर दे रहे हैं, जो सारे गटर में जा रहा है, वो हमारे गरीबों में काम आ सकता है। जी। तो सारे जितने 85 इदारे हैं जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, जिसको फौरन प्राइवेटाइज करना चाहिए। हमें कोई उसको गवर्नमेंट के उसके अंदर गवर्नमेंट का, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है। प्राइवेट इदारे, प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस, 4 एयरलाइंस है वो कमा रही है और पीआईए 100 अरब का लॉस कर रही है। तो कोई इसमें रखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल, दुनिया में कोई इदारा नहीं है गवर्नमेंट का कि 10 साल से कोई इदारा बंद हो और एम्प्लॉइज, क्योंकि हमने सोच लिया कि भाई हम भिखारी रहेंगे और कयामत तक भीख मांगते रहेंगे। बिल्कुल, हमें अपनी मौशी इस्लाहात करनी होगी। आपका बहुत शुक्रिया अफरोज साहब, आपने बड़ी वैल्यूएबल बात की। जिशान मर्चेंट हमारे साथ रहेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिशान मर्चेंट, ये बताएं कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी की शरह में कितना इजाफा हो रहा है? कौन कौन से सेक्टर्स अभी भी टैक्स चोरी कर रहे हैं? इस हवाले से क्या आपकी राय है और किस तरीके से इन हालात पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये मसला नहीं कि टैक्स चोरी में इजाफा कितना हो रहा है। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे जी। मसला ये है कि जब आपका टैक्स रेट जो है वो इतना ज्यादा होगा 35% और फिर ऊपर से सुपर टैक्स 10% लग जाएगा तो ये 45% बनता है। तो सवाल ये पैदा था कि कौन 100 रुपए कमा के 45 रुपए देगा जी। तो ये जो टैक्स रेट है आपका वो रीजन में बहुत हाई है। अच्छा, तो टैक्स चोरी और टैक्स ना देना, इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो किसका पलड़ा भारी है, टैक्स चोरी का या टैक्स ना देने का? मसला ये है कि पाकिस्तान की जो बात होती है कि जब पाकिस्तान के टैक्सेशन मेजर्स की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये 10,000 बिलियन, कोई कहता है 15,000 बिलियन, कोई कहता है 20,000 बिलियन का पाकिस्तान का पोटेंशियल है, कोई कहता है 1 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। तो सवाल ये कि इसका मतलब पोटेंशियल तो बहुत है। इस वक्त का पाकिस्तान का इस वक्त चैलेंज क्या है?
आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जी। टैक्स नेग्लिजिबल। रिटेल सेक्टर 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, टैक्स नेग्लिजिबल। आरती और होलसेल सेक्टर आपका बड़ा सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन करता है, टैक्स नेग्लिजिबल। टैक्स पाकिस्तान में दे कौन रहा है? या तो तनख्वाहदार, आप अशराफिया को इसको भूल सैलरी गए, टैक्स पेयर कहते हैं। अशराफिया को भूल गए, मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स को बताता भूल हूँ, गए। वो तो है ना, वो तो अशराफिया ही तो एसोसिएटेड है इन जी सारे लोगों के साथ भी। जी अब सवाल ये है कि जो टैक्स दे रहा है वो तनख्वाहदार, सैलरी टैक्स पेयर, जी इंपोर्टर जिसमें आपने अभी जिक्र किया अंडर इनवॉइसिंग भी हो रही है, एक्सपोर्टर जो ओवर इनवॉइसिंग भी कर रहा है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चर 3-4 लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं, बट इसके अलावा बुनियादी तौर पे कोई टैक्स दे नहीं रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ या 24 करोड़ ले लें इस वक्त, लेकिन उसमें से 40 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी रिटर्न जो फाइल करते हैं, जिसमें अच्छा 0 भी है, जिसमें 10 रुपए भी है, जिसमें 1000 रुपए भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे? अच्छा जिशान टैक्स साहब, इसलिए नहीं अगर दे हम रहे कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर लें, जो कि हम नहीं कर सकते कभी भी, जी जी अगर बिल जी फर्ज जी महाल अगर हम नॉन फाइलर की कैटेगरी इस मुल्क से खत्म कर दें, तो आप समझते जी हैं कि जी हमारे मौसी मसाइल 50% तक हल हो जाएंगे? जी, बहुत हद तक दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आपके 40 लाख टैक्स पेयर हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो आपने पहले बात की थी टैक्स टू जीडीपी की, जी अगर पाकिस्तान में कोई 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 50 लाख लोग हो जाएं जो टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दे सही तरीके से, तो ना सिर्फ आपका टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, बल्कि जो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी बहुत हद तक सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो अभी हम बात कर रहे थे, जो पिछले सेगमेंट में आप बात कर रहे थे, जी उसमें कि हमारे मसाइल क्या हैं। हमारे मसाइल हैं कि हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमारे खर्चे हमारी कमाई से बहुत ज्यादा हैं, तो हमें खर्चों पे कंट्रोल करना है। हमारे खर्चे जो है वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं जो बंद पड़ी हैं, जिसपे हम खर्चे किए जा रहे हैं। जी हमारे खर्चे ये हैं कि हमने ओवर स्टाफिंग की हुई है, जिसकी वजह से हमारी चीजें ठीक नहीं चल रही। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान को दुरुस्त राह में जाना है या प्रॉपरली जाना है, एक, खर्चे कम करने पड़ेंगे, 2, एसओई से जान छुड़ानी पड़ेगी, 3, हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना पड़ेगा, जिसका तरीका इस वक्त एक ही है कि आप टैक्स रेट को रैशनलाइज करें, और वो लोग जो सिस्टम में नहीं आना चाह रहे उनको इन्फोर्समेंट के थ्रू जबरदस्ती उसको सिस्टम में लाएं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मसला जी पाकिस्तान बिल्कुल को फ्यूचर में बिल्कुल। जाते हुए नजर आएगा। एक टास्क फोर्स को बनाई है इस हवाले से। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं नासिर हयात मग्गू, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं। अब नासिर साहब, आप हमें बताएं कि टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, कारोबार है नहीं, किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? टैक्स कलेक्ट करना कौन चाहता है इस मुल्क में? कोई, मैं समझता नहीं हूँ कोई करना चाहता है, क्योंकि जो एफबीआर टैक्स जमा करता है 85% तो सिस्टम से आता है, 15% टैक्स जमा करते हैं, 30,000 लोग रखे हुए, टैक्स कलेक्ट करने जाता कौन है? किसकी ड्यूटी है ये? तो देखें, एक मोबाइल कंपनी जब खुली थी तो हर इलाके में उन्होंने अपने ऑफिस खोले थे। जी यहाँ तो एक बिल्डिंग है एक शहर में, उधर जाओ और खुद जाना है आपने, इनका काम है। जब हम इतना रेवेन्यू देते हैं तो लोगों के पास जाके उनको कन्विंस करें। टैक्स सिस्टम जब तक नहीं ठीक होगा कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्स का जो रेशो, जैसे जिशान साहब ने कहा, सही नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है। और जब आप 100 मिनिस्टर और 100 मिनिस्ट्रियाँ रखेंगे तो आम आदमी क्यों टैक्स देगा? अच्छा वो नासिर तो साहब, जो ज़बरदस्ती। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक खत लिखा है शमशाद अख्तर साहिबा को, गवर्नर स्टेट बैंक को, चेयरमैन एफबीआर को और एसआईएफसी को भी इसमें शामिल किया है कि अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, ओवर इन्वॉइसिंग हो रही है, इसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स शामिल है। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स तो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हैं, उनसे भी उनका ताल्लुक है। तो आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को भी अपने अंदर इस्लाहत करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी 2 कैटेगरी है। जी एक कैटेगरी फिनिश प्रोडक्ट है, जूसेज हैं, चॉकलेटें हैं, कपड़ा है, इस तरह की चीज़ें, उसमें तो अंडर इन्वॉइसिंग हो सकती है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसमें अंडर इन्वॉइसिंग का कोई इम्कान ही नहीं है, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर्स मंगाए या कोई और मंगाए, उसकी कीमत, उसका टैक्स एक ही है। तो ये एक कैमोफ्लेज है जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें होती है, और उसमें जो है टैक्स ड्यूटी अगर टैक्सेस ख़त्म करे या कम करे तो ही रुकेगी, वरना कोई फोर्स इसको रोक नहीं सकती। अगर आप एक टैक्स ऐसा रखेंगे जो वसूल नहीं सकते तो अंडर इन्वॉइसिंग होगी।
टैक्सेशन सिस्टम ठीक कर दें, अंडर इन्वॉइसिंग बंद हो जाएगी। आपको तवक्कुआत हैं निगरान हुकूमत से कि टैक्सेशन सिस्टम बेहतर कर देगी? देखिए अभी तक तो इस पर कोई बात ही नहीं हो रही, रोज एक नई टास्क फोर्स बन जाती है। SIFC बनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, अरे लोग क्यों बनी कि लोगों को प्रॉब्लम है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जी। वही प्रॉब्लम पाकिस्तानी इन्वेस्टर को है, उसके लिए कोई काउंसिल नहीं है। तो ये तो बेसिक काम ये है, रिस्ट्रक्चर ऑफ FBR होना चाहिए, टैक्स रेशो कम होना चाहिए ताकि चोरी का इम्कान ख़त्म हो और जो आए वो अपनी अपनी जो है ना कम से कम इज्जत से टैक्स दे और आगे बढ़े। अच्छा नासिर साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनाई थी, एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी जो फैसिलिटेट करती एक्सपोर्टर को। क्या वो काउंसिल वो कमेटी आपने देखी? हमने तो नहीं देखी। कौन है उसमें, क्या एजेंडा है? इस हवाले से कोई फेडरेशन से रब्ता हुआ था? देखिए आमतौर पे जो ये कमेटियां बनाते हैं ना, ये खुद ही बनाते हैं, अपने मनपसंद के लोग रखते हैं, जब आज तक रिजल्ट नहीं आया। अगर स्टेक होल्डर्स को रखेंगे तो रिजल्ट आएगा। हमारे पास तो फिशरी वाला भी आता है, IT वाला भी आता है, कपड़े वाला भी आता है, सारे सेक्टर आते हैं, ख़ासतौर पे SMEs जिनकी पहुंच नहीं होती है FBR में या गवर्नमेंट में, उनको इन्होंने एंटरटेन नहीं करना। तो कोई चीज़ चेंज इतने सालों से क्यों नहीं हुई? यही वजह है कि जो लोग मैटर करते हैं उनका इनका कोई राब्ता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिशान साहब, आखिर में ये बता दें कि टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप क्या मशवरे देते हैं हुकूमत को कि फौरी तौर पे अगर ये इस्लाहात की जाएं तो टैक्स GDP बेहतर हो जाएगी? देखिए एक तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें टैक्स के रेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हायर रेट्स पे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। दूसरा ये कि जो आपके सिस्टम में आना चाहता है उसको आने दीजिए। जो एक खौफ के एक फजा क्रिएट हुई है कि अगर आप टैक्स के सिस्टम में आएंगे तो आप फंस जाएंगे, उसको खत्म करना पड़ेगा। जो टैक्स पेयर है उसकी इज्जत कीजिए, वो लूला लंगड़ा जैसा भी टैक्स दे रहा है, वो आपके मुल्क में टैक्स दे रहा है, उसकी इज्जत होनी चाहिए बनिस्बत उसके के जो टैक्स दे ही नहीं रहा है। तो ये चीजों को आप ठीक करें, पॉलिसीज को ठीक करें, कंसिस्टेंट पॉलिसीज लेके आइए। आप हर साल लॉ बदल देते हैं, भाई क्यों आप लॉ ठीक नहीं रख सकते? आप हर साल लॉ में वो चेंजेस करते हैं कि जिससे जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर मजीद बोझ पड़ जाए। आप नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। वैसे तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के जोन्स बने हुए हैं, लेकिन कोई खातिर खा उसमें इजाफा नहीं हो रहा टैक्स बेस पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर में नासिर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं जिशान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में मुझे नासिर साहब ये बता दें कि किस तरीके से सर्वाइवल है इंडस्ट्रीज का? आउटपुट नहीं आ रहा, हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, रेमिटेंसेज में एक साल में हमने बड़ी कमी देखी है, एक माहाना बुनियाद पे तो बेहतर हुई है। तो सर्वाइवल आप इंडस्ट्रीज का कैसे देख रहे हैं? FDI भी कम हुई है हमारे मुल्क की। पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये करेंसी आपकी कंट्रोल में होगी, बढ़ेगी तो तरीके एक रफ्तार से बढ़ेगी, घटेगी तो एक रफ्तार से घटेगी जी। अगर जब एक दिन में 350 होगा, एक महीने बाद 250 होगा, तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो पहली तो चीज़ चाहिए स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ चाहिए बिजली की कीमत। अगर आपने IPPs को नहीं पकड़ना और पूरे पाकिस्तान को इस बात पे लगा देना है कि बिजली चोरी हो रही है, चोरी कितनी हो रही है? 200 अरब 250 अरब, और IPPs तो हर साल 1000-2000 अरब का चूना लगाते हैं। जब तक आप बिजली ठीक नहीं करेंगे और आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया चोरी, जनाब ये IPPs को तो देखें, इनका क्या हमारा वास्ता है कि इन्होंने ऐसी बिजली बना रहे 60 रुपए में इंडस्ट्री कोई चल सकती है? आई डोंट थिंक दुनिया में कोई इंडस्ट्री चल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें इस्लाहात करनी होगी, लेकिन एक मरबूत और मजबूत प्लान के साथ इस्लाहात करनी होगी। अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हम अपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर नहीं कर सकेंगे। निगरान हुकूमत स्टेप्स से उठा रही है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं और ये सारे चैलेंजेस एक साथ जमा होकर रियासत के सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन बहरहाल हमें इस भंवर से निकलना है यकजहती के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।